कहाँ पे थे हो प्रियांशु? कहाँ पे थे कल? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल ना, क्वेश्चन थोड़ी ना। एग्जाम्पल। कितनी मीट्रिक हो गई? किसके ऊपर मीट्रिक थी? मीट्रिक किसके ऊपर थी? मीट्रिक किसके ऊपर थी? और- मतलब पढ़े नहीं थे हम घर पे जाके? मीट्रिक की मीट्रिक जो थी। एक्स क्रॉस एक्स। अब तीनों आपको एक्स जैसे लग रहे होंगे। एक फंक्शन था एक्स क्रॉस एक्स से आर में जो तीन बातें सेटिस्फाई कर रहा था कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एंड पहले में एक था डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई। सेकेंड वन सेकेंड वन सिमेट्रिसिटी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। थर्ड वन ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। एक फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स से आर में सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है। एक फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स से आर में मीट्रिक कहलाएगा एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर मीट्रिक कहलाएगा अगर ये तीन बातें सेटिस्फाई हो रही हों। तीन बातें सेटिस्फाई हो रही हों। इतनी बात हुई थी, मीट्रिक की डिफिनीशन आपके पास आ गई थी। ठीक। अब एग्जाम्पल उसका कर रहे थे तो पहला जो सबसे पहला एग्जाम्पल था वो द रियल लाइन। पहला एग्जाम्पल जो आप लोग किए थे द रियल लाइन। द रियल लाइन मतलब आर विथ यूजुअल मीट्रिक। ये चीज एक ही है। रियल कोई बोलता है रियल लाइन तो मीन्स आर। आपके लिए आज से वो क्या है? आर विथ यूजुअल मीट्रिक। आर विथ यूजुअल मीट्रिक। और यूजुअल मीट्रिक कैसे वर्क करती है? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इतनी बातें। और फिर उसके बाद आर टू के ऊपर कुछ मीट्रिक देख रहे थे। आर टू के ऊपर मीट्रिक मीन्स जब भी किसी पे मीट्रिक की बात करोगे तो आर टू अगर आर टू पे मीट्रिक की बात कर रहे हो तो आर टू क्रॉस आर टू से आर में मैप होगा। कोडोमैन हमेशा आर होगा, उसमें तो कोई बट है ही नहीं। जो कोडोमैन होगा वो हमेशा आर होगा। मीट्रिक जिस पे ले रहे हो उसका अपने साथ कार्टिजियन प्रोडक्ट। जैसे आर टू पे मीट्रिक की बात करोगे तो आर टू क्रॉस आर टू से आर में मैप होगा। तो आर टू क्रॉस आर। तो एक मीट्रिक आप डिफाइन किए थे डी टू ऑफ एक्स वाई, जहाँ आपका एक्स क्या था? फॉर ऑल एक्स एक्स वन एक्स टू फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। क्योंकि एक्स भी आपका आर टू का मेंबर है, वाई भी आर टू का मेंबर है, मीन्स आर्डेड पेयर होगा। आर्डेड पेयर होगा। तो फॉर ऑल एक्स एक्स वन एक्स टू एंड वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू इन आर टू। ये था। डिफाइन कैसे किए थे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट या नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर। इस तरह से डिफाइन हुई थी, जहाँ एक्स आपका ये है और वाई आपका ये है। तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर। और ये आप बचपन से काम करते हो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इसी फार्मूले से निकालते हो। फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो ये मीट्रिक आप दिखा चुके थे। ये मीट्रिक है यूजिंग कौन सी इनइक्वालिटी यूज किए थे? मिनकॉस्की इनइक्वालिटी। मिनकॉस्की मिनकॉस्की इनइक्वालिटीज। मिनकॉस्की इनइक्वालिटी क्या थी? अगर आपके पास
n रियल नंबर्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा n, ये सारे रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी सही है, लेकिन आप रियल एनालिसिस कर रहे हो तो अभी आप आर तक ही सोचो। लेट पी भी ये रियल नंबर, पी एक रियल नंबर था सच दैट पी एक से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम एक हो सकता है, मिनिमम एक हो सकता है, और लेस देन इन्फिनिटी, यानी जो भी आपका पी है वो एक या एक से इधर ही रहेगा, एक या एक से इधर ही रहेगा, हाफ नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी पी की मिनिमम वैल्यू एक हो सकती है, एक, 3/2, 2, 4, ये सब हो सकते हैं एक से बड़े। तो मिन्कॉस्की ने एक बात बताई थी कि समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, देन समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n, समेशन, इसको पढ़ते हैं समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ अल्फा आई प्लस बीटा आई पे पावर पी, यानी जो मॉड निकाले उस पर पावर पी, अब पूरे समेशन का 1/pth रूट, 1/pth रूट इज लेस आर इक्वल टू, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ अल्फा आई पे पावर पी, इसका pth रूट, इसका pth रूट प्लस समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ बीटा आई पे पावर पी, और फिर जो ये समेशन आया इसका pth रूट। ये आपकी मिन्कॉस्की इक्वलिटी थी। ये जो इनइक्वलिटी है इसी को बोला जाता है मिन्कॉस्की इक्वलिटी। जब p इक्वल, आप जब अप्लाई किए थे D2 में, अब ये तो जनरल n रियल नंबर्स है और p आपका 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। जब आप वहाँ ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रूव करते समय D2 मैट्रिक जब कर रहे थे, यानी यूक्लिडियन मैट्रिक की बात कर रहे थे, इसको आप यूक्लिडियन मैट्रिक नाम दे चुके हो, दिस मैट्रिक इज यूक्लिडियन मैट्रिक, यूक्लिडियन मैट्रिक, इसको यूक्लिडियन मैट्रिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी यूक्लिडियन ज्योमेट्रिक करते हो वहाँ यही फार्मूला यूज करते हो, जितनी यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूज करते हो यही फार्मूला। इसका मतलब जो भी आप ज्योमेट्री करते हो इंटरमीडिएट और बीएससी पार्ट 1 में, वो यूक्लिडियन मैट्रिक के सहारे यूज करते हो। यूक्लिडियन मैट्रिक, बिना मैट्रिक के आप ज्योमेट्री कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास मैट्रिक नहीं है तो ज्योमेट्री नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको ये सब नहीं पता है कि D2 इक्वल टू दिस मच फलाना ठिकाना, ये नहीं पता है, लेकिन ये तो बार बार फार्मूला यूज करते हो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला बार बार आप यूज करते हो, ठीक। तो ये यूज इसी वजह से कर पा रहे हो क्योंकि मैट्रिक है, उस R2 के ऊपर मैट्रिक है, तभी ये यूज कर पा रहे हो। तो जब आप ये मिन्कॉस्की इक्वलिटी दोनों में एक D2 मैट्रिक दिखाए थे, इसमें भी आप यूज किए थे, तो इसका मतलब जब D2 मैट्रिक की ट्रायंगल इक्वलिटी में आप देखोगे, D2 मैट्रिक की ट्रायंगल इनइक्वलिटी में आप p इक्वल टू 2 ले लिए थे और n इक्वल टू 2 ले लिए थे, ठीक है। पर्टिकुलर इसमें तो n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। अब p आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रूव कर रहे थे D2 मैट्रिक के लिए, यूक्लिडियन मैट्रिक के लिए, तो वहाँ n इक्वल टू 2 था और p इक्वल टू 2 था। आपका कुछ ऐसा आया था, समेशन i फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to 2, यानी 2 था आपका, आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, जैसे p की जगह यहाँ 2 है तो स्क्वायर पे पावर 1/2, 1/2। ये जब आप रखोगे तो यही तो होगा, ठीक है। कुछ रखना नहीं है, यहाँ n की जगह आप 2 रख दिए और यहाँ p की जगह आप 2 रख दिए और यहाँ भी p की जगह ये आ गया, ये आप लेके चले थे। अब यू कैन राइट दिस, इसको जब आप खोले थे तो ये आपका आया था क्या, एक्स आई माइनस, जब इसको पहले तो ये देख लो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अगर इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, अल्फा आई प्लस बीटा आई, तब वहाँ यूज किया जाएगा बीटा आई इज इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड अल्फा आई पे पावर 2 पे पावर 1/2। बस रिप्लेसमेंट है, n की जगह 2 रखना है, p की जगह 2 रखना है इसी में, इसमें, और प्लस समेशन
आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड ऑफ बीटा आई पे पावर 2 फिर उसका 1/2 रूट। यही तो होगा जब इस मिन कॉस जनरल मिन कॉस की इक्वलिटी में आप एन इक्वल टू 2 रखोगे और पी इक्वल टू 2 रखोगे तो यही तो बदल के आएगा। ठीक है, यही बदल के आएगा। अब फिर जब आप कर रहे थे ट्रायंगल इक्वलिटी, फिर से मैं ट्रायंगल इक्वलिटी इस बार समझा दे रहा हूँ कि अगर कल नहीं समझ में आया तो आज आप समझ लो। d2 ऑफ एक्स वाई, वहाँ ज़्यादातर मैं डी लिखा था, बाद में d2 कह दिया था, तो d2 ऑफ एक्स वाई और x आपका था d2 ऑफ x को आप बार बार नोटेशन यही तो यूज कर रहे हो, x आपका x1 x2 है। अगर x y r2 से है तो x आपका x1 x2 होगा और y आपका y1 y2। और जब इसको आप बाय द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिडियन मेट्रिक स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, यही तो है। वहाँ मैं पहले d लिखा था, बाद में d2 का दिया था, आज मैं पहले ही d2 लिख दे रहा हूँ। d2 तो d2 ऑफ x1 x2 y1 y2 बाय डिफिनीशन यही था जो आप डिफाइन किए थे। फिर इसको आप लिख लिए थे x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, और इस चीज़ को जो करड़ी है उसको लिख सकते हो 1/2 पे 1/2 की पावर, 1/2 की पावर लिख सकते हो। अब फिर इस होल चीज़ को आप समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जब समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे आप? समेशन आई फ्रॉम 1 to 2 एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर। अब खोलो, अगर आई इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 रखोगे तो आ जाएगा आपका x1 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस समेशन का मतलब प्लस आई इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा x2 माइनस y2 का स्क्वायर। इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया समेशन फॉर्म में, और इस पे पावर 1/2 आपका था ही, इसकी जगह ये लिख लिए और ये 1/2। फिर एक चीज़ आपको बताया गया था कल वो पार्ट 1 की रियल एनालिसिस से, आप जानते हो इसको लिख सकते हो आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आप यूज कर सकते हो। तो ये एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह लिख लिया मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, ये यूज कर रहे हो पे पावर 1/2। अब यहीं पे आप जेड आई सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, जेड आई ऐड कर दिए थे, दिस इज नथिंग बट आई फ्रॉम 1 to 2 एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई, इसमें ठीक है स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका एक्स आई माइनस वाई आई पड़ा रहेगा। ठीक है, पे पावर 1/2 1/2 1/2। फिर मैं आपको बोला था कि आप इस पूरे को अल्फा आई समझना, ठीक, आपको मिनकॉस्की इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है, इसको पूरा अल्फा आई समझना, इसको पूरा बीटा आई समझना। तो मीन्स आपका है क्या, ये आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड ऑफ अल्फा आई प्लस बीटा आई स्क्वायर पे पावर 1/2। तो जो पर्टिकुलर केस जब n इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 2 ले लिए थे वो आप देखे थे, उसमें यही तो आया था। तो दिस इज लेस आर इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to 2 मॉड ऑफ अल्फा आई पे पावर 2 का स्क्वायर रूट, यही तो आएगा, अलग अलग हो जाएगा ये। ठीक है, मॉड ऑफ अल्फा आई फ्रॉम 1 to 2 स्क्वायर पे पावर 1/2 प्लस दूसरा जो समेशन आएगा मॉड ऑफ बीटा आई फ्रॉम 1 to 2 स्क्वायर इस बीटा आई का स्क्वायर, और फिर जो समेशन आया उसका 1/2 रूट। ये लाइन से ये लाइन जो यूज आपकी आ रही है, इसमें मिनकॉस्की इनइक्वालिटी यूज हो रही है फॉर द स्पेशल केस, n इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 2 रख रहे हो आप। ठीक है, ये निकल गया है। फिर आप ट्रांसफर कर लिए अल्फा आई, आप इसी को तो मान रहे हो, यही तो आपका अल्फा आई है, तो दिस इज इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to 2 और अल्फा आई आपका क्या है मॉड एक्स आई माइनस जेड आई, अल्फा आई की जगह आप रख दो ये स्क्वायर पे पावर 1/2 प्लस समेशन आई फ्रॉम 1 to 2 और बीटा आई आप इसको कह रहे हो, इसकी जगह लिख दो मॉड जेड आई माइनस वाई आई स्क्वायर पे पावर 1/2। और जब आप इसको खोलोगे तो खोलने का मतलब आप समेशन खोल दो, यानी आई को 1 रख दो 2 रख दो,
तो दिस इज नथिंग बट x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर, ये आया जब खोले समेशन, ठीक है। और इस पे पावर हाफ तो पड़ा रहेगा, समेशन तो आप इतना खोले हो, जो हाफ पावर तो पड़ा रहेगा, इस पे पावर हाफ, ठीक, ये हाफ पावर पड़ा रहेगा। और प्लस यहाँ जब समेशन अंदर खोलोगे ब्रैकेट के अंदर, तो आपका क्या आएगा, z1 माइनस y1, जब i इक्वल टू 1 रखोगे, z1 माइनस y1 और प्लस i इक्वल टू 2 रखोगे, क्योंकि 1 से 2 तक वैरी कर रहा है, तो z2 माइनस y2, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर करते रहना, ठीक है, zi माइनस y स्क्वायर है, तो z1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 स्क्वायर, जब समेशन खोलोगे तो यही आएगा। और इस पे पावर 1/2, और 1/2 पावर मीन्स करड़ी, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो मॉड x1 माइनस z1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 स्क्वायर करड़ी में 1/2 को, और प्लस इसको लिख सकते हो करड़ी फॉर्म में मॉड z1 माइनस y1 स्क्वायर, z1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 स्क्वायर करड़ी में, यानी 1/2 को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिए। फिर यहाँ यूज कर दोगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, d2xz, और d2xz क्या होगा, अगर x आपका x1 x2 है और z आपका z1 z2 है, ये नोटेशन आप फॉलो किए सब आपके नोट्स में है, x आर्डर्ड पेयर होगा ना, तो x1 x2 टाइप है, और z आपका z1 z2 है, तो d2xz बाय डेफिनेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस z1 का स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाए उसका स्क्वायर, प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यही तो होगा। जब ऐसा आ जाएगा तो आप उसकी जगह d2xz लिख दोगे, d2xz, और वैसा आपका दिख रहा आ गया है। फिर आप मॉड एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू x1 माइनस z1 स्क्वायर, और इस मॉड को भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, x2 माइनस z2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी वही काम कर लिया, z1 माइनस y1 स्क्वायर, मॉड को सीधे एक्स स्क्वायर कर लिया, यही चीज़ बार बार, कि मॉड एक्स स्क्वायर है तो आप उसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कल प्रूफ भी किए थे, ठीक है। तो मॉड हटा के इस तरह से स्क्वायर लिख लिया, और प्लस z2 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, z2 माइनस y2 स्क्वायर, और ये आपका आप साफ साफ दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका d2xz ही है, d2xz है, d2xz, तो दिस इज नथिंग बट d2xz, और ये जो आपका लिखा गया है ये d2zy, ठीक है, d2zy। कहीं देखो आपका जहाँ मिनकॉस्की इक्वलिटी यूज किए होगे, मिनकॉस्की इक्वलिटी यूज किए होगे कहीं पे, वहाँ एक बार लेस देन आर इक्वल टू आ गया ना, ये लेस देन आर इक्वल टू एक बार आ गया, यहाँ देखते रहो लेस देन आर इक्वल टू एक बार आ गया, और लेके चले क्या थे आप, लेके चले क्या थे आप, d2xy, तो d2xy करते 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 गए, एक बार लेस आर इक्वल टू आ गया ना, तो इसका मतलब फाइनली आपने दिखा दिया, कि फाइनली आपने दिखा दिया, वो आपके कॉपी में पूरा है, d2xy इज लेस आर इक्वल टू d2xz प्लस d2zy फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2, y इक्वल टू y1 y2 एंड z इक्वल टू z1 z2 इन R2, और इसी को बोलते हो ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तीसरी चीज में यही आपको दिखाना रहता है, मैं बार बार कहता हूँ जो तीन प्रॉपर्टी आपको दिखानी है मीट्रिक होने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग आपको केवल ट्रायंगल इनइक्वलिटी में लगाना होगा, और चाहे वो D1 को जब मीट्रिक दिखाए थे और चाहे D2 को जब मीट्रिक दिखाए थे, दोनों में ही मिनकॉस्की इनइक्वलिटी यूज हुई थी। जब D1 को आप मीट्रिक दिखाए थे, जिसको टैक्सी कैब मीट्रिक बोला गया था, उसमें आपका क्या था, n तो 2 था, जब मिनकॉस्की इनइक्वलिटी का यूज कर रहे थे तो n तो 2 ही लिए थे, लेकिन p क्या ले लिए थे, 1, बस इतना समझना है। मिनकॉस्की इनइक्वलिटी जब यूज कर रहे थे D1 मीट्रिक के केस में, तो n तो 2 ही था, ठीक है, क्योंकि R2 पे हो, लेकिन p आप 1 ले लिए हो, बाकी यूज कर सकते हो, क्योंकि मिनकॉस्की इक्वलिटी जनरल है, वेरी जनरल है, उसमें p आपका 1 भी हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो 1 के लिए भी तो सही है, p इक्वल टू 1 ले लिया था, n इक्वल टू 2 ले लिया था,
तो आप D2 को दिखा लिए थे मीट्रिक है R2 के ऊपर, और D1 को भी दिखा लिए थे कि R2 के ऊपर मीट्रिक है। D2 मीट्रिक को बोला जाता है यूक्लिडियन मीट्रिक, और D1 मीट्रिक को बोला जाता है R2 के ऊपर टैक्सीकैब मीट्रिक ऑन R2। दोनों ही मीट्रिक हैं, तो दो मीट्रिक हो गई थी। जितनी भी आप अब थोड़ा आगे उसी में नोट में लिख लो। अब आज से चालू करो। ये तो कल एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दिया, कि किसी को कल कोई दिक्कत हो तो फिर से समझ लिया हो इसको। इन इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो भी, अगर यूक्लिड की ज्योमेट्री, यूक्लिड वाज ए मैथमेटिशियन। आजकल यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे कोई काम होता नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना कि हम जो भी हैं अपने पिताजी की वजह से हैं। बाप को तो नहीं भूल सकते, ठीक है, उनके बिना हमारा कौन सा अस्तित्व है, इसलिए चल रहा है। आजकल इस ज्योमेट्री में कोई काम नहीं हो रहा है, ये बहुत ओल्ड ज्योमेट्री है, ठीक है। इन इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, ऑन आर्यन या ऑन आर, इन इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अभी आपके पास आर्यन में लिखा नहीं हो, चाहे जिस पे करो, जैसे आप R2 पे आपको D2 दिख रहा है, वैसे Rn पे भी आपको D2 दिखेगा। अभी मैं लिखवाऊंगा उसको, ठीक है। इन इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, चाहे वो R2 पे करो, चाहे वो R3 पे करो, चाहे वो Rn पे करो, जो आप मीट्रिक यूज करते हो, उस आप ज्योमेट्री करते हो, आप खूब स्फीयर के सवाल लगाते हो, प्लेन के सवाल लगाते हो, कोन सिलेंडर सब करते हो, लेकिन आपको पता नहीं हो इन बिटवीन आप वहाँ पे मीट्रिक स्पेस में काम कर रहे हो। और वो मीट्रिक स्पेस जो भी BSc पार्ट 1 में आप काम किए हो, वो आप इस मीट्रिक स्पेस के अंदर काम किए हो। R3 भी D2 मीट्रिक स्पेस के अंदर, इस मीट्रिक स्पेस के अंदर पूरी ज्योमेट्री आपने किया है, ठीक है। जहाँ D2 कैसे वर्क कर रहा था, D2 ऑफ एक्स वाई जेड, जब D2 को आप मैप की तरह देखोगे, थोड़ा आराम से देख लो कि कम से कम कुछ चीज़ें आपको समझ में तो आनी चाहिए जो हम कर रहे हैं वो कर क्या रहे थे। D2 R3 क्रॉस R3, अगर मीट्रिक है R3 पे, तो इसका मतलब R3 क्रॉस R3 से R में मैप होगा, ठीक है। और D2 यहाँ के एलिमेंट का इमेज, तो यहाँ का जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर ट्रायड होगा, x1 x2 x3, पहला एलिमेंट यहीं से तो आएगा, ठीक है। जनरली मैं x लिख देता हूँ, फिर बाद में बता देता हूँ कि x ये है, y लिख देता हूँ, फिर बाद में बता देता हूँ y ये है। मैं अब की बार यहीं लिख लिया कि पहला एलिमेंट इसी टाइप का होगा, x1 x2 x3। दूसरा भी आपका R3 से आएगा, तो वो आपका y1 y2 y3, और ये इमेज क्या देगा D2, रियल नंबर आना चाहिए। तो वही जैसे आप R2 पे किए थे, उसी का एनालॉग यहाँ भी आएगा, स्क्वायर नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, x2 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, अब प्लस थर्ड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस थर्ड, x3 माइनस y3 का स्क्वायर। तो जो भी आप पार्ट 1 में ज्योमेट्री की हो, आप करते सब यही हो। स्फीयर का इक्वेशन लिखते हो तो आपका क्या आता है, जो भी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस, लिखते हो ना जो भी होता है। मुझे तो ज़्यादा इक्वेशन याद नहीं रहते, जो भी होगा कुछ तो लिखते रहोगे। x, अगर सेंटर ए बी सी है तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते थे। तो ये बेसिकली है क्या आपका, ये बेसिकली क्या है, D2 एक्स वाई जेड। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये D2 एक्स वाई जेड ए बी सी का स्क्वायर ही तो है ये, और कुछ नहीं है ये। D2 एक्स वाई जेड ए बी सी जब निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर, और आपका यहाँ स्क्वायर रूट है नहीं तो स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर थोड़ा होशियार आदमी हो तो वो इस तरीके से देखता है स्फीयर को। स्फीयर इज नथिंग बट दिस, जिसका सेंटर ए बी सी है और रेडियस आर है, जिसका सेंटर ए बी सी और रेडियस आर है। तो जब एनालिसिस वाला ये सब काम करता है ज्योमेट्री, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है ये कौन। तो किसी भी आप इक्वेशन को लाओगे तो मीट्रिक के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा कि देखो ये मीट्रिक, वो आप कुछ भी लिखते हो तो यही लिखते हो, ठीक है। तो कुछ आप लोग लिख रहे थे ना, ठीक है। इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री वी यूज
वी यूज D2 मीट्रिक, D2 मीट्रिक जिसके दो नाम हैं, एक तो कुछ लोग यूक्लिडियन मीट्रिक बोलते हैं, यूक्लिडियन मीट्रिक, और कुछ लोग इसी को पाइथागोरियन मीट्रिक भी बोलते हैं, पाइथागोरियन मीट्रिक। क्यों बोलते हैं आपको कल डायग्राम्स में समझाया था, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दे देता है, ये कर्ड दे देता है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको पाइथागोरियन मीट्रिक बोलते हैं, यूक्लिडियन मीट्रिक। इंटायर यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आप करते हो, जो अब तक किए हो, उसमें यही मीट्रिक यूज होती है, इसके अलावा कोई तीसरी मीट्रिक यूज ही नहीं होती है। इसी मीट्रिक स्पेस में आप ज्योमेट्री कर रहे हो। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ज्योमेट्री डिपेंड किस पे कर रही है, मीट्रिक पे। वेरी करेक्ट। ज्योमेट्री सेट पे थोड़ी ना डिपेंड करती है, सेट तो कुछ भी हो, ठीक है, सेट तो कुछ भी हो, ठीक है। ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि उसमें मीट्रिक क्या है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि उसमें मीट्रिक क्या है। अगर D2 मीट्रिक है तो स्फीयर का इक्वेशन आपको कुछ दिख रहा है, अगर डी और आपको स्फीयर गोल सा दिख रहा है, ठीक है, यही तो मज़ेदार बात है, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ। अब हम लोग जो करते हैं यही काम करते हैं कि ये तो अब अलग अलग तरह से मीट्रिक बनाते हैं एक स्पेस पे, और हम लोग काम करते हैं मान लो सपोज आर्यन पे। हमारा जो भी काम होगा वो इन जनरल आर्यन पे होगा, R2 R3 किसी पे नहीं होगा। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं इस आर्यन पे। मान लिया कोई मीट्रिक बना दिया, मीट्रिक मतलब यही जो पढ़ रहे हो एनालिसिस में, यही तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो जब मीट्रिक बना देते हैं, फिर देखते हैं कि इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में स्फीयर जो दिख, जैसे D2 मीट्रिक के रिस्पेक्ट में स्फीयर जो दिख रहा है, जब मीट्रिक हमने बदल दिया तो स्फीयर कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगेगा, स्फीयर स्फीयर जैसा नहीं दिखेगा, कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। तो मीट्रिक बदलने से ज्योमेट्री पूरी बदल जाती है, ज्योमेट्री पूरी बदल जाती है। तो बस अपने नॉलेज के लिए एक लाइन लिख दो, ठीक है। ज्योमेट्री in on any set, on any set, सेट तो कुछ भी हो सकता है, सेट से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। मैं तुमको सेट दे दे रहा हूँ, R2 करो ज्योमेट्री, जब तक आपके पास मीट्रिक आएगी नहीं तब तक आप ज्योमेट्री, जब तक ये फार्मूला आएगा नहीं, x1 माइनस y1 स्क्वायर x2 माइनस y2 स्क्वायर, कोई ज्योमेट्री कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये आता है तब आप डिस्टेंस निकाल लेते हो, फिर इक्वेशन इक्वेशन सारी चीज़ें निकालते हो। तो ज्योमेट्री ऑन एनी सेट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन द मीट्रिक ऑन दैट सेट, मीट्रिक ऑन दैट सेट, उस मीट्रिक पे डिपेंड करता है। सेट एक ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, R2 पे एक मीट्रिक आप देखे, D2, दो मीट्रिक तो देख ही चुके, एक D2 और एक D1। इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिस तरह से दिख रहा होगा, D1 मीट्रिक वही ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट D1 मीट्रिक के रिस्पेक्ट में वैसा नहीं दिख रहा होगा, बदल जाएगा, उसका शेप एंड साइज सब बदल जाएगा, दूसरे तरीके से दिखेगा। यानी D2 मीट्रिक में जो स्फीयर दिख रहा था, अब वो उसी तरह से नहीं दिखेगा D1 मीट्रिक स्पेस में, वो कुछ बदल के दिखेगा। तो थोड़ा बहुत समझो, ज़्यादा आप परेशान होने की मत कोशिश करो, क्योंकि आपको रिसर्च थोड़ी नहीं करना है ज्योमेट्री में। बस ये जानो कि ज्योमेट्री, इंटायर ज्योमेट्री R2 पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। R2 से तो कोई लेना ही नहीं जाना ही है, R2 तो एक वर्किंग सेट है। ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि D2 ले रहे हो कि D1 ले रहे हो। आप जब अब तक जो आप ज्योमेट्री किए हो उसमें हमेशा यही मीट्रिक लेके चल रहे हो, यही मीट्रिक लेके चल रहे हो। अब R2 पे दो मीट्रिक, R2 पे एक और मीट्रिक होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक ही कर रहे थे ना, एग्जाम्पल 2 था, उसमें सब कर रहे थे आप लोग, ठीक है। तो डिफाइन ए मीट्रिक, उसी में आगे कंटिन्यू करो। डिफाइन, अभी मीट्रिक नहीं बोलोगे, डिफाइन ए फंक्शन, पहले तो फंक्शन होगा, फिर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब वो मीट्रिक बनेगा। डिफाइन ए फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं डी इन्फिनिटी से, मैं नहीं पूरी दुनिया डी इन्फिनिटी से, कुछ लोग डी इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं और कुछ लोग डी मैक्स से डिनोट करते हैं, डी मैक्स से, ठीक है। तो डी इन्फिनिटी स्लैश डी मैक्स
इज ए मैप फ्रॉम R2 क्रॉस R2, क्योंकि R2 पे ही मीट्रिक बनाने जा रहे हो तो फंक्शन कहाँ से होगा, R2 क्रॉस R2 से R में। और फंक्शन है तो उसकी कुछ डिफिनीशन होगी, वर्किंग होगी, वर्क कैसे कर रहा होगा। तो डिफाइन ए फंक्शन डी इन्फिनिटी फ्रॉम R2 क्रॉस R2, कुछ लोग उसी को डी मैक्स से डिनोट कर देते हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको लिखना लगेगा कि मैप अजीब अजीब बटे उटी तरह लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ कहीं बना लो, कुछ लोग इसको डी मैक्स से भी लिखते हैं, डी मैक्स से भी लिखते हैं। बाई डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई, एक्स आपका R2 से है, वाई भी आपका R2 से, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो मैं पहले नीचे लिख दे रहा हूँ फॉर ऑल x इक्वल टू x1, नहीं तो मैं जब यहाँ लिखता हूँ तो आप लोग समझते नहीं, यहाँ अभी x1 x2 कुछ लिखे ही नहीं और यहाँ लिख दिया बंदा, ठीक है। तो लिखना है क्योंकि x R2 से है तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, y R2 से है तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो फॉर ऑल, मैं बाद वाली चीज़ पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग नीचे लिख दीजिएगा ऐसे, फॉर ऑल x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2 इन R2। कैसे डिफाइन होता है मैक्स मेट्रिक, मतलब उसमें कुछ यूज होगा मैक्सिमम का। दिस इज डिफाइंड एज, आप एक सेट बनाओ x1 माइनस वाई, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ये x2 है, पार्डन मी। फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी मॉड x1 माइनस y1 सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लिया, और सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया और मॉड ले लिया, ठीक है। मॉड जो आया उसका मैक्सिमम लेना है आपको, यानी डी इन्फिनिटी एक्स वाई इज डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ दिस नंबर्स, मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2, जहाँ x1 x2 क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2 इन R2। थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, तुम थोड़ा ऊपर लिखना सटा के, यहाँ पे इसमें गैप ज़्यादा हो गया। तो ये आपकी एक फंक्शन आपने बना लिया R2 पे डी इन्फिनिटी, जो इस तरह से वर्क कर रहा है। अब ये मेट्रिक बनेगा R2 पे जब वो तीन बातें सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो फर्स्ट वन कि डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ इन्फिनिटी एक्स वाई, बाई डिफिनेशन क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस मॉड x1 माइनस y1, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाया फिर मॉड लिया, कामा सेकंड में से सेकंड घटाया फिर मॉड लिया, x2 माइनस y2 का मैक्स। अब दो नंबर का, ये दोनों रियल नंबर है, दोनों का मैक्स है, मॉड लगाया तो इसका मतलब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ये भी मॉड के अंदर, इसका मतलब ये भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का जो मैक्सिमम आएगा, आएगा तो इसी में से कोई एक ना, दो नंबर हैं, मैं कह रहा हूँ 5 और 6 है, तो मैक्सिमम 6 ही तो आएगा। तो जो दो नंबर से मैक्सिमम, बहुत लोगों को ये भी नहीं महसूस होता है, सब के सब रखते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम इन्हीं में से तो कोई एक आएगा, जो बड़ा होगा वही आएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब जो मैक्सिमम होगा इन्हीं में से आएगा, तो वो भी आपका क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा, तो इसी में से कोई एक। और जब दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं, आपका इस क्वांटिटी का, इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2 इन R2। एक्स वाई का परिचय कराना जरूरी नहीं, तो आप लिखे कैसे, आज टीचर समझेगा ही नहीं कैसे लिख दिए। आप x को x1 x2 लेके चल रहे हो, y को y1 y2 लेके चल रहे हो, तब आप डी इन्फिनिटी एक्स वाई ऐसे डिफाइन ये लिख रहे हो। तो पहली बात जो फर्स्ट कंडीशन की है वो ये प्रूव हो गई कि डी इन्फिनिटी एक्स वाई, कुछ भी एक्स वाई हो R2 में, कुछ भी एक्स वाई हो R2 में, तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। पहली कंडीशन यही होती है, ठीक है, कि डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ x की जगह R2 है, तो डी एक्स वाई, यहाँ d की जगह डी इन्फिनिटी है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई इन R2, फॉर ऑल एक्स वाई इन R2। तो पहले का आधा आप दिखा लिए। अभी पहले में एक बात और दिखानी होती है कि एंड
डी इन्फिनिटी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। दो बातें पहले में दिखानी होती है। कुछ लोग इसको 4 पार्ट में लिखते हैं, 1 2 3 4, लेकिन पहले में ही दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ डी इन्फिनिटी एक्स वाई बाई डिफिनीशन जो है वो यूज कर दो। डी इन्फिनिटी तो आप डिफाइन कर चुके हो, तो वो क्या है, मैक्स ऑफ मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2, यही तो आपका डी इन्फिनिटी एक्स वाई है। इफ एंड ओनली इफ डी इन्फिनिटी एक्स वाई की जगह आप ये लिख लिए, ये लिख लिए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 एंड दिस इज ग्रेटर। इसमें तो किसी को संदेह नहीं, तो बच्चा आज के 2 क्लास 2 3 के बच्चे भी बताते हैं मॉड है तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ये भी मॉड के अंदर है तो ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा। अब दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी मिनिमम 0 हो सकते हैं, नहीं तो पॉजिटिव होंगे। दो नॉन नेगेटिव नंबर का मैक्सिमम 0 है, तो दोनों क्या होंगे, 0 ही होने पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों 0 नहीं हुए, एक मान लो 1 हो गया थोड़ी देर के लिए, एक ये मान लो 1 0 हुआ और एक 1 हो गया, तो मैक्सिमम 0 आएगा क्या, मैक्सिमम 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब दोनों का अगर मैक्सिमम 0 आना है तो फिर दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो हो नहीं सकता, निगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो अगर दोनों 0 नहीं हुए, मान लिया ये 2 हो गया और ये 0 है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपका 2 आ जाएगा, फिर 0 आएगा नहीं। तो दो नॉन निगेटिव नंबर का अगर मैक्सिमम 0, तो इसका मतलब दोनों को 0 ही होना पड़ेगा। इफ एंड ओनली मॉड x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड मॉड x2 माइनस, दोनों को 0 होना पड़ेगा, एंड मॉड x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। और किसी का मॉड अगर 0 है तो वो 0 होगा। ठीक है, x1 माइनस y1 0 एंड x2 माइनस y2 0 एंड इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2। इफ एंड ओनली इफ x1 कामा x2 इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो y1 कामा y2 के बराबर हो जाएगा। अगर x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर, दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, और यही आपका x है। ठीक है, इफ एंड ओनली दिस इज नथिंग बट x, ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी इन्फिनिटी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू वाई। ठीक है, x इक्वल टू वाई। सेकेंड वन दिखाने में कोई तकलीफ होती नहीं, वो सिमेट्रिकसिटी दिखाना है कि डी इन्फिनिटी एक्स वाई लेके चले, और एक्स वाई आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए x1 x2, और वाई आपका क्या है y1 y2, क्योंकि R2 पे हो। ये मैं बार बार आपके दिमाग में एक चलना चाहिए कि x जो है x1 x2 और y आपका y1 y2। तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई आपका क्या है, मैक्सिमम बाय डिफिनीशन मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कामा x2 माइनस y2। और आपको पता है कि मॉड x माइनस वाई इक्वल टू मॉड y माइनस एक्स, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, मैक्स ऑफ y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 x2 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2। और जब y1 पहले आ गया तो इसको लिख सकते हो डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि y1 माइनस x1 आ गया ना आपकी बार, y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2 इन R2। आप दूसरी बात भी दिखा लिए, सिमेट्रिसिटी भी दिखा लिए कि डी इन्फिनिटी एक्स वाई इक्वल टू डी इन्फिनिटी वाई एक्स, डी इन्फिनिटी वाई एक्स। डी इन्फिनिटी वाई एक्स निकालोगे तो आपका क्या आएगा, y1 माइनस x1 का मॉड y2 माइनस x2 का मॉड, वही तो ये लिखा गया है, वही तो ये लिखा गया है, ये डी इन्फिनिटी वाई एक्स है। एंड थर्ड वन ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बार बार उनका जो भी बुद्धि दिमाग लगाना आपको ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बाकी सब तो ओरल होते हैं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, लेट ट्रायंगल इनइक्वलिटी जब भी दिखाना होगा तो 3 एलिमेंट लेके चलोगे, लेट x इक्वल टू x1 y1
पार्डन में हमेशा एक्स नोटेशन में लिख रहे हो, x1 नोटेशन आप बदलना मत, नहीं तो सब कैलकुलेशन गड़बड़ है। मेट्रिक स्पेस में आधे लड़के नोटेशन में उलझ जाते हैं। एक्स को x1 के ही सबस्क्रिप्ट में लिखना, x1 x2, या ध्यान से देखना कि कुछ लोग कभी कभी क्या होता है कि x को x1 y1 और y को x2 y2 लिख दिए हैं। उसी हिसाब से आप ध्यान देना कि पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा घटाना है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो तो सेम टाइप का नोटेशन लेके चलता हूँ। x इक्वल टू x1 x2 और y आपका है y1 y2, y सबस्क्रिप्ट में ही दिखाओ, एंड z इक्वल टू z1 z2 इन R2। अब एक चीज़ हमको बताओ, BSc पार्ट 1 जो तो आप पढ़ के आए हो, अगर आपका कोई नंबर यम है, ठीक है, α1 α2 अल्फा n रियल नंबर है, α1 α2 अल्फा n, और इसका मैक्सिमम यम है, तो क्या इम्प्लाई होता है? इफ एंड वन लीव। बार बार यूज करते थे, सीक्वेंस में भी यूज किए हो, और उसके बाद क्या नाम है, जब आप लिमिट फंक्शन की पढ़ते हो वहाँ भी यूज करते हो। रियल अगर इनका मैक्सिमम यम है, इसका मतलब जो इसमें सारे नंबर हैं, जिसमें सारे नंबर हैं, सबसे ये बड़ा होगा, सबसे ये बड़ा होगा। मीन्स α1 लेस आर इक्वल टू यम, α2 लेस आर इक्वल टू यम, डॉट डॉट डॉट, αn लेस आर इक्वल टू यम, αn लेस आर इक्वल टू यम। तो अगर यम मैक्सिमम है तो ये इंप्लाई हो जाएगा, और अगर ये है तो ये भी इंप्लाई हो जाएगा। अगर α1 लेस आर इक्वल टू यम है, α2 लेस आर इक्वल टू यम है, αn लेस आर इक्वल टू यम है, इनका जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ α1 α2, मैक्सिमम ऑफ α1 α2 αn इज m, ठीक है, इज m। कैसे आप इस बात को जस्टिफाई करोगे? इसी को लिख देते हैं r अल्फा i इज लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। ज़्यादातर लोग ऐसे लिख देते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा। इधर से तो ठीक है कि अगर ये मैक्सिमम है तो सारे नंबर इससे छोटे होंगे, अगर ये मैक्सिमम है तो सारे मैक्सिमम की डिफिनीशन से सारे नंबर इससे लेस आर इक्वल। अगर आपके पास ये है, ठीक है, ये है, तो इसका मैक्सिमम यम ही होगा, ये कैसे कह सकते हो? जो भी इसमें से मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ α1 α2 αn, इसमें से कोई इसी में से तो निकल के आएगा, इसी में से तो निकल के आएगा। इसका मतलब जो आपका यम होगा इसी में से तो कोई नंबर होगा, ठीक है। जो यम होगा α1 α2 αn में से ही तो कोई होगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि 10 नंबर लिए, ठीक है, 10 नंबर लिए, ठीक है, 10 नंबर आपके पास है, ठीक है। हेलो, नहीं अभी क्लास में है। ठीक, बड़े आदमी को फोन काटने में और मजा आता है, ठीक है। छोटे आदमी का फोन उठा लेना चाहिए, लेकिन बड़े आदमी का फोन है तो काट दिया करो, ठीक है। हाँ, ठीक। तो इस बात से इस बात को अच्छा, तो करना ठीक है, हमें जो यूज करना हम यूज कर ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सोचना, सोच के बताना, ठीक है। इस बात से ये कैसे प्रूव कर सकते हो? तो अगर मान लो कि
किसी आपके पास नंबर दिया जाए अल्फा बीटा गामा, यहीं से बताना, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 3 नंबर दिया गया, ठीक। और इसका मैक्सिमम हमें दिखाना है कि सम नंबर डेल्टा से छोटा है। ये यूज होगा अपने उसमें जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाओगे। अल्फा बीटा गामा 3 नंबर है और दिखाना कि इसका मैक्सिमम डेल्टा से लेस आर इक्वल होगा। इसको दिखाने के लिए क्या दिखाओगे? तो इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे कि सारे जो अल्फा हैं, ठीक है, अल्फा लेस आर इक्वल टू डेल्टा, बीटा लेस आर इक्वल टू डेल्टा एंड गामा लेस आर इक्वल टू डेल्टा। तो अगर तीनों लेस आर इक्वल टू डेल्टा होंगे तो जो इनका मैक्सिमम होगा वो भी क्या होगा? लेस आर इक्वल टू डेल्टा। अगर कभी भी ये दिखाना हो, ये समझ लो, मैक्सिमम ऑफ अल्फा चाहे जितना नंबर दिया हो, मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा गामा अगर लेस आर इक्वल टू डेल्टा दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे कि हर नंबर को लेस आर इक्वल टू डेल्टा, यानी अल्फा लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो जाए, बीटा लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो जाए, गामा लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो जाए, तो मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा गामा भी लेस आर इक्वल टू डेल्टा। अगर सारे नंबर इसके लेस, अगर जिनका मैक्सिमम आप कह रहे हो डेल्टा से छोटा दिखाना है, वो सारे लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो गए, तो उनका मैक्सिमम भी लेस आर इक्वल टू डेल्टा होगा। आप 2-3 नंबर में वेरीफाई भी कर सकते हो, मेरा टाइम नहीं है तो मैं दिखा देता 2-3 नंबर लेकर के। कभी भी किसी फाइनाइट नंबर आप सेट दिया जाए, 3 नहीं 100 सेट नंबर दिया जाए, अगर उनका मैक्सिमम किसी नंबर से छोटा दिखाना है तो आप तक को तरीका क्या होगा दिखाने का? इसको दिखाने के लिए उस सेट में जितने एलिमेंट हैं सबको दिखा दो कि लेस आर इक्वल टू डेल्टा है, तो फिर उसका मैक्सिमम भी लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम भी लेस आर इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। अगर बहुत आपको तकलीफ हो रही तो मान लो जैसे 5 लेस आर इक्वल टू 10 है, ठीक है, 5 लेस आर इक्वल टू 10 है, 6 लेस आर इक्वल टू 10 है, 7 लेस आर इक्वल टू 10 है, ठीक है, 7 लेस आर इक्वल टू 10 है। इधर वाली मैं ये बात लिख रहा हूँ, ठीक है, समझो, ठीक है। डेल्टा मैंने 10 ले लिया है, अल्फा मैंने 5 ले लिया है, और बीटा मैंने 6 ले लिया है, और गामा मैंने 7 ले लिया है। तो अब इसका मैक्सिमम क्या आएगा? 7। और वो लेस आर इक्वल टू 10 है कि नहीं? तो दिखता भी, अगर आपको कभी कोई चीज़ अब्स्ट्रैक्ट जैसी लगे ना तो 2-3 नंबर लेके खुद देख लो कि अल्फा बीटा गामा का अगर मैक्सिमम दिखाना कि डेल्टा से छोटा है, तो अगर सारे नंबर डेल्टा से छोटे हो गए तो अपने आप मैक्सिमम भी जो होगा वो लेस आर इक्वल टू डेल्टा होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। लेकिन ऐसा फाइनाइट के केस में है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000, 1 लाख, 10 लाख, इनफाइनाइट की थ्योरी अपनी दूसरी है। तो लेट्स बिगिन द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कहाँ थे आप लोग? XYZ ले लिए थे, ठीक है। इसको अपने कॉपी मत लिखना, इसको कहीं लिखना होगा तो किनारे लिखना, मतलब अगर एग्जाम में तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करोगे। नाउ डी इन्फिनिटी ऑफ XY लेके चलते हैं, डी इन्फिनिटी ऑफ XY। और आपका टारगेट ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको अगर दिखाना तो आपका टारगेट क्या है कि डी इन्फिनिटी XZ। आपको क्लियर कट पता ना हमें पूछना क्या है कि डी, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाना तो ये तो दिखाना है कि डी इन्फिनिटी XY इज लेस आर इक्वल टू डी इन्फिनिटी XZ प्लस डी इन्फिनिटी YZ। ZY एक ही बात है, ठीक है, XZ ZY सिमेट्रिक होता है, लेकिन उसी तरह से लिखो ZY। तो डी इन्फिनिटी ऑफ XZ लेस आर इक्वल प्लस डी इन्फिनिटी ZY, ये दिखाना है। अभी देखो बड़े, तुम स्टार्ट करो डी इन्फिनिटी ऑफ, ये आपको दिखाना है डी इन्फिनिटी ऑफ XY। बाई डिफिनीशन डी इन्फिनिटी ऑफ XY क्या होगा? क्योंकि आप अपने नोट्स में लिख चुके हैं, x क्या है? x1 x2, y क्या है? y1 y2। तो डी इन्फिनिटी XY क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2, ये तो होगा। डी इन्फिनिटी XY इज नथिंग बट दिस। इसी को तुम ऐसे लिख लो, मैक्सिमम ऑफ मॉड xi माइनस yi, जिससे थोड़ा सा आप बार बार न लिख करके आप सीधे एक ही बार लिख लिए, है वही चीज़। i जब खोलोगे 1 2 तो ये आ जाएगा, i1 रखोगे तो ये आ जाएगा, i2 रखोगे तो ये आ जाएगा।
मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई लेस आर इक्वल टू 1 2। और फॉर एवरी आई इक्वल टू, अब लाइन चेंज कर लिखना है, फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 2, यानी आई 1 2 में से कुछ भी हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो यही चीज़ 2 बार लिखते तुम। अब एक ही बार आई ले लिए, वो 1 या 2 कुछ भी हो, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1 2 मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस आर, इसमें जो आपका इज लेस आर इक्वल टू या इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्योंकि जेड इंट्रोड्यूस कराना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो जेड आई, और जेड आई ऐड कर दिया माइनस वाई आई, क्योंकि ये चीज़ लानी है ना। और जेड तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये जेड आई ना आए, जेड आई आएगा तभी आपका जेड आएगा, क्योंकि जेड इक्वल टू जेड 1 जेड 2 है। तो मॉड एक्स आई माइनस वाई आई को आप ऐसे लिख लिए, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आई माइनस वाई आई पड़ा रहेगा। और ये ध्यान रखना ये दोनों एक साथ चल रहा है, 1 2 दोनों के लिए, ठीक है, 1 2 दोनों के लिए। एंड बाय यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई प्लस मॉड ऑफ जेड आई माइनस वाई आई, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू, अब यहां ध्यान से देखना, दिस इज लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई सच दैट आई इक्वल टू 1 2। ये जो चीज लिखे हो, ये लेस आर इक्वल होगा इससे। क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूं, आप खुद भी बता सकते हो। प्लस ये जो चीज लिखे हो, ये लेस आर इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ जेड आई माइनस वाई आई फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to 2। अब थोड़ा बताना, ये जो आप लिख पा रहे हो क्यों लिख पा रहे हो, तुम बता लो तो अच्छी बात है, ना तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें जब आप देखोगे, ये खोल के देखोगे, इसमें 1 वैरी कर रहा है आपका, ठीक है, और आई और जेड आई आपका 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। तो मैक्स ऑफ, जब इसको खोलोगे x1, थोड़ा आज इत्मीनान से समझना, ये मीट्रिक स्पेस में जो इनइक्वलिटी बड़ी यूज होती है तो उसमें आप नहीं समझोगे तो बाद में कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। इसको जब खोलोगे तो x1 माइनस जेड 1, ये तो है जब आई वेरी कराओगे आई इक्वल टू 1, और x2 माइनस जेड 2, ठीक है। ये तो अगर मैक्सिमम है, इन दोनों का ये मैक्सिमम है, तो जो हर एंट्री होगा अपने मैक्सिमम से छोटा होगा ना, ठीक है। तो मीन्स x1 माइनस जेड 1 इज लेस आर इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। अगर कह रहे हो कि दोनों का मैक्सिमम ले रहे हो तो हर एंट्री अपने मैक्सिमम से तो छोटी होगी जो इसमें होगा, ठीक है। सपोज ये m है, तो मॉड x1 माइनस जेड 1 लेस आर इक्वल टू m, और m क्या है, मैक्सिमम। आधे लोग ऐसे देखते हैं जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सपोज थोड़ी देर के लिए ये m है मैक्सिमम, तो अगर ये मैक्सिमम है तो आप ही तो कह रहे हो कि x1 माइनस जेड 1 जो होगा, या तो तुम लोगों का न्यूट्रल रिएक्शन बताता है कि x1 माइनस जेड 1 का मॉड लेस आर इक्वल टू m होगा, एंड x2 माइनस जेड 2 का भी मॉड लेस आर इक्वल टू m होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, और m ही आपका क्या है, m आप इसी को तो कह रहे हो, मैक्स ऑफ x1 माइनस जेड 1 कामा x2 माइनस जेड 2। इसका मतलब x1 माइनस मॉड x1 माइनस जेड 1 भी इससे छोटा होगा, मॉड x2 माइनस जेड 2 भी इससे छोटा होगा। तो वही बात यहाँ है कि जो इसके एलिमेंट आ रहे हैं एक्स आई माइनस जेड आई, वो अपने मैक्सिमम से तो छोटे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इसको खोल के भी देखो तो x1 माइनस जेड 1 इज लेस आर इक्वल टू m, और m आपका ये है, ठीक है, m आपका ये है, तो x1 माइनस जेड 1 इज लेस आर इक्वल टू, इसका इसके साथ क्या संबंध होगा, लेस आर इक्वल का ही तो रहेगा, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस जेड 1,
और यही आपका ये है, कुछ नया नहीं है, इसी को खोल के लिखे हो। दिस इज नथिंग बट मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई, आई वेर आई इक्वल टू 1 to 2, यही तो है। तो मॉड ऑफ x1 माइनस z1 लेस आर इक्वल टू दिस, लेस आर इक्वल टू m, और m ही आपका मैक्सिमम है, और दिस इज इक्वल टू दिस। तो मॉड x1 माइनस z1 का इसके साथ क्या रिलेशन हो गया, लेस आर इक्वल का ही तो रिलेशन हुआ, ठीक है। और ये दोनों के लिए लागू होगा, x2 माइनस z2 भी आप फिर खोलोगे इसी तरह, ये भी उसके मैक्सिमम से लेस आर इक्वल होगा। और जो i पे आप वेरिएशन करा रहे हो, i पे i1 होगा या तो 2 होगा, i1 होगा या तो 2 होगा, या तो ये मॉड x1 माइनस z1 होगा, या तो ये मॉड x2 माइनस z2 होगा। तो दोनों अपने यानी ये एलिमेंट अपने सेट के मैक्सिमम से छोटा होगा, उसी तरह से ये एलिमेंट अपने सेट के मैक्सिमम से छोटा होगा, ठीक है। तो लेस आर इक्वल टू दिस, लेस आर इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट है जो आप ये लिख रहे हो ना ऊपर, ठीक है, ये इसी का एलिमेंट है, ये एक्स आई माइनस जेड आई यही का है, ठीक है, एक्स आई माइनस जेड आई। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट होंगे अपने मैक्सिमम से लेस आर इक्वल होंगे। ये जो लिखे हुए ये यही का एलिमेंट है, तो ये अपने मैक्सिमम से लेस आर इक्वल होगा। तो लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, और प्लस ये भी लेस आर इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दिस। और दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई आपका क्या होगा अभी बताओ, सब आपको खोल के लिखना पड़ता है। x1 माइनस z1, x2 माइनस z2, प्रियांशु बताना, और प्लस मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1, वेरी करा दे रहे हो i को 1 से 2 तक, z2 माइनस y2। तो ये आपका है क्या, बाय डिफिनीशन ऑफ डी इन्फिनिटी, डी इन्फिनिटी की डिफिनीशन से है क्या, डी इन्फिनिटी एक्स जेड, वेरी करेक्ट। दिस इज नथिंग बट डी इन्फिनिटी एक्स जेड, डी इन्फिनिटी एक्स जेड। और ये आपका क्या है, डी इन्फिनिटी जेड वाई, डी इन्फिनिटी जेड वाई, डी इन्फिनिटी जेड वाई। अब आप यहां से देखना, आपके देखो जब आपको सर लोग पढ़ाएंगे ना, जहाँ वहाँ पे जो भी पढ़ा रहा होगा ये सब एक्सरसाइज दे देंगे, और वही एक्सरसाइज देते हैं जिसमें टिपिकलिटी होती है, वही एक्सरसाइज में चला जाएगा, और फिर आपको कुछ भी नहीं समझ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज ही पड़ी रहेगी, ठीक है। डी इन्फिनिटी एक्स जेड प्लस डी इन्फिनिटी जेड वाई। अब आप कह रहे हो कि मॉड एक्स आई माइनस वाई आई लेस आर इक्वल टू दिस नंबर, मीन्स आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है तब भी इससे लेस आर इक्वल है, और आई इक्वल टू 2 रहेगा तब भी लेस आर इक्वल टू है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट कि मॉड x1 माइनस y1 भी लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी डी इन्फिनिटी एक्स जेड, और प्लस डी इन्फिनिटी, क्योंकि i आपका 1 और 2 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो मॉड जब i इक्वल टू 1 होगा तो मॉड x1 माइनस y1 इज लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एंड जब i 2 होगा उस टाइम पे भी आपका x2 माइनस y2 भी, क्योंकि आप दिखा चुके मॉड एक्स आई माइनस वाई लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब i इक्वल टू 1 रखे तो वो लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। i इक्वल टू 2 रखोगे वो भी लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी, लेस आर इक्वल टू डी इन्फिनिटी एक्स जेड प्लस डी इन्फिनिटी जेड वाई। अब इन दो नंबर, ये दोनों नंबर अगर सेम नंबर से, ये दोनों सेम ही नंबर है इस साइड, राइट साइड में देखना दोनों सेम ही है, डी इन्फिनिटी एक्स जेड, डी इन्फिनिटी जेड वाई, यहाँ पे डी इन्फिनिटी एक्स जेड, डी इन्फिनिटी जेड वाई। अगर ये दोनों नंबर एक ही नंबर से छोटे हो रहे हैं तो इनका मैक्सिमम भी इनसे क्या होगा, छोटा। तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 कामा मॉड x2 माइनस y2 इज लेस आर इक्वल टू दिस नंबर। अगर दोनों इससे छोटे हैं तो इनका मैक्सिमम भी इससे छोटा होगा। ये सिर्फ पार्ट 1 का एक कॉन्सेप्ट है जो यूज हो रहा है बार बार। डी इन्फिनिटी एक्स जेड प्लस डी इन्फिनिटी जेड वाई, डी इन्फिनिटी जेड वाई। अब आप तुरंत डी इन्फिनिटी की डिफिनीशन आपको हमेशा फर्स्ट सेकंड में याद आनी चाहिए। ये क्या है प्रियांशु, डी इन्फिनिटी एक्स वाई है, दैट इज कहानी खत्म है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज ओवर, ठीक है। डी इन्फिनिटी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू, यही तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई है बाय डिफिनीशन, लेस आर इक्वल टू डी इन्फिनिटी एक्स जेड
प्लस डी इन्फिनिटी जेड वाई, ट्रायंगल इनइक्वलिटी ओवर, यही तो दिखाना था। एक्स वाई जेड आप पहले लिख लिए हो, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बाद में लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले लिख लिए हो पहली लाइन में कि लेट एक्स इक्वल टू दिस, लेट मतलब फॉर ऑल होता ही है, लेट एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, ट्रायंगल इनइक्वलिटी इज ओवर। अब आप कहोगे कि जो डी इन्फिनिटी है 10 डी इन्फिनिटी इज ए मीट्रिक, अब ये मीट्रिक कहलाएगी। तीनों बातें, जब तीनों बातें, पहले फंक्शन था R2 क्रॉस R2 से R में, जब तीनों बातें सेटिस्फाई कर लिया, अब आप कहोगे कि ये मीट्रिक है ऑन R2 पे, मीट्रिक ऑन R2, और इस मीट्रिक का नाम है कॉल्ड एज मैक्स मीट्रिक, मैक्स मीट्रिक। तो प्रियांशु R2 पे कुल कितनी मीट्रिक कल से आज तक पढ़ लिए? 3, क्या क्या? हाँ, पाइथागोरियन मीट्रिक जिसको यूक्लिडियन मीट्रिक बोलते हैं, हाँ, टैक्सी कैब वाला, टैक्सी ड्राइवर वाला, ठीक है, और दूसरा आज मैक्स वाला। यानी R2 के ऊपर 3 मैट्रिक आप देख चुके। R2 एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया, मैं बस आपको एक बार समराइज कर रहा हूँ। R2 के ऊपर आप 3 मीट्रिक देखे, एक D2 मीट्रिक, एक D1 मीट्रिक, ये डी इन्फिनिटी मीट्रिक, या इसी को कुछ लोग डी मैक्स लिखते हैं, डी मैक्स, इसको बोलते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक, यूक्लिडियन मीट्रिक, और इसको बोलते हैं टैक्सी कैब मीट्रिक, और इसको बोलते हैं मैक्स मीट्रिक, इसका नाम ही मैक्स मीट्रिक है, मैक्स मीट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो R2 पे ये 3 तरह, मैं R2 पे करके दिखाया हूँ, किसी भी Rn पे इसी 3 टाइप की मीट्रिक होती है, D2, D1, डी इन्फिनिटी। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको थर्ड ईयर में पूरी एनालिसिस समझ में नहीं आएगी अगर ये तीनों मीट्रिक समझ में नहीं आपको कायदे से आई है, ठीक है। पूरी थर्ड ईयर के एनालिसिस आप रोने गाने लगोगे अगर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब R2 पे एनालिसिस की जाएगी, और यहाँ वहाँ बार बार इन्हीं तीनों में से कोई मीट्रिक लेकर टीचर करेगा, चाहे D2 ले लेगा, चाहे D1 ले लेगा, चाहे डी इन्फिनिटी ले लेगा, ठीक है, इसी तीनों मीट्रिक से लेकर के करेगा, क्योंकि मीट्रिक से ही एनालिसिस होगी। अब मीट्रिक से एनालिसिस होगी। मैं कल का लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में यही बता रहा था कि एनालिसिस के लिए जरूरी आपके पास डी होना है, क्योंकि आप आर पे जो एनालिसिस कर पा रहे थे, जो आर पे एनालिसिस कर पा रहे थे, क्योंकि आपके पास मार्ट था, डिस्टेंस मेजर करने का तरीका था। अब किसी भी सेट पे जब तक मीट्रिक नहीं आएगी तब तक एनालिसिस और ज्योमेट्री दोनों नहीं कर सकते। इसीलिए तो आधे लोग नहीं समझते कि सर आप करते हो रिसर्च ज्योमेट्री में और पढ़ाते एनालिसिस हो, क्योंकि दोनों एक ही हैं, आप इस बात को समझो। वो पार्ट 1 वाली ज्योमेट्री मत समझना, पार्ट 1 वाली तो गुणा भाग है, ठीक है, पार्ट 1 वाली गुणा भाग है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस एक ऐसा स्ट्रक्चर, मीट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ज्योमेट्री भी करवाता है और एनालिसिस भी करवाता है, ज्योमेट्री भी करवाता है, एनालिसिस भी करवाता है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप कहीं से करके लाइएगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, फिर कौन फोन कर रहा है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन D2, D1 एंड डी इन्फिनिटी, ये आपस में रिलेटेड होते हैं, इनमें एक रिलेशन है। एक्सरसाइज है, आप कोशिश करना करने की, कर नहीं पाओगे लेकिन कोशिश करना, क्योंकि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस जान लो कि इसमें एक रिलेशन है। अगर आप कर लिए, नहीं तो मैं किसी दिन या कल ही आगे वाले लेक्चर में लिखवा दूंगा। अब आप हमको सिर्फ प्रियांशु का नंबर है, ठीक है, मुझे मीट्रिक जितनी मैं बताया हूँ मुझे ज्योमेट्रिकली तुम समझाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े जाओ, मैं अकेले खड़ा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, तो मेरे सामने बैठे रहोगे, सिर्फ दिनेश सर के सामने खड़े रहोगे, ठीक है, दिनेश सर के सामने, ठीक है। जो भी पढ़ लिए वो आपको एक बार दिखना भी चाहिए, ठीक है। R2,
एक पॉइंट आप x ले लिए, ठीक है, इसको आप जनरल नोटेशन में बार बार यही फॉलो कर रहा हूँ, आप भी यही फॉलो करना है, x1 x2, ठीक है, x1 x2। अब समस्या ये, आधे लोग सोचते हैं कि ये यहाँ भी हो सकता है, इसीलिए तो मैं बार बार मार्ट का जिक्र करता हूँ। मैं बनाता ऐसे तो उनको लगता है कि ये जानबूझ के छोटा वाला बनाया है, तो वो ये कोई जरूरी नहीं कि वाइस वर्सा केस भी हो सकता है। और यहाँ हमने बना लिया y इक्वल टू y1 y2, y बड़ा गंदा सा y2 बना, आई हेट दिस y2, ठीक है। हम लोग के समय में वो मिलावटी वाली अंग्रेजी लिखवाई जाती थी, जो कि गड़बड़ है, वहीं से राइटिंग गड़बड़ हो गई, ठीक है। मिलावटी मिलावटी करते हम मिलावट में चले गए, ठीक है। y1 y2, ठीक है, और x1 x2। अब ये मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि बहुत लोग ये गड़बड़ी सोचते हैं कि ये जो फिक्स कर लिए सर वो फिक्स कर लिए, फिक्स नहीं है। पहली बात तो ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, x यहाँ हो सकता है, y आपका यहाँ हो सकता है। ये मैंने ऐसा बना लिया। आधे लोग नापने उपने लगते हैं कि इतना नाप के इतना बनाना है x, ठीक है, इतना नाप के इतना y बनाना है। और दूसरी बात ये कि अगर यही दोनों ले रहे हो तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है x यहाँ हो और y यहाँ हो, y यहाँ हो, ठीक है, y यहाँ हो। तो अगर इस, मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये सारी बातें तुम बता सकते हो प्रियांशु, ठीक है। अगर ये x1 x2 है, इतना तो आप क्लास 8 में सिखाया जाता है कि x कोऑर्डिनेट पे आप चले x1 डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट पे चले आप, हाँ, लेकिन यहाँ x2 है, यहाँ x2 है, ये ध्यान रखना, x2 है, ठीक है, x2 है। तुम वो पूरा हाई स्कूल में चले गए, x2 है, ठीक है। और जब यहाँ पहुँचना होगा तो यहाँ चले आप y1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, फिर आप वही गलती मत करना, आपको लग रहा है कि y2 y1 से बड़ा है तो y2 माइनस y1 लिख देना। मैं कह रहा हूँ ये चेंज भी हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जब इंटरचेंज करोगे तो y1 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, y1 आपका जो आप y1 y2 जब करोगे तो ये y1 y2 आपका ऐसे ही इस पे बनेगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ठीक है, ये x1 होगा, ये x2 होगा। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे आपको लग रहा है कि ये अगर ये आपका x2 है, ठीक है, तो आप कहते हो कि रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ये x2 है तो ये x2 है तो ये भी x2 होगा, तो आप सीधे लिख देते हो इसको y2 माइनस x2। लेकिन आप इसको y2 माइनस x2 मत लिखो करो, सीधे लिखो मॉड x2 माइनस y2। ये बताता ही है कि जिस आपका हमेशा पॉजिटिव लाना है, जो बड़ा होगा कम वाला घटा देंगे, जो बड़ा वाला होगा कम वाला घटा देंगे। तो दिस इज नथिंग बट मॉड x2 माइनस y2 या y2 माइनस x2, जो भी लिखना हो मॉड लगा दियो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मॉड x2 माइनस x2, तो जो ये आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी ये डिस्टेंस है, ये आपकी मॉड x2 माइनस x2 है। उसी तरीके से आपकी ये डिस्टेंस क्या होगी, ये मॉड, ये आपका x1, ये y1, तो चाहे y1 माइनस x1 का मॉड लिखो, चाहे x1 माइनस y1 का, एक ही बात रहेगी, x1 माइनस y1 का मॉड, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आप इसको थोड़ा नाम लिख दो, ए, आज एकदम बढ़िया से फिगर बना ही लो, ए, ये आपका बी, ये आपका सी। और ये जो आपका है, इसको ज्वाइन किया ये ए सी, ए सी इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस कह के गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। ए सी इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट मॉड x1 माइनस मॉड x1 माइनस y1 का स्क्वायर। ए भी तो आपका यही है ना, डायग्राम से दिख रहा है, मॉड x1 माइनस y1, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, और बी सी आपका क्या है, x2 माइनस y2, मॉड x2 माइनस y2 का स्क्वायर। और आपको पता है मॉड एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। तो मैं मॉड को सीधे कन्वर्ट, पहले मॉड लिखा हूँ, जो है वो लिखा हूँ, लेकिन मॉड को आप सीधे बिना मॉड के भी स्क्वायर है तो लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक।
ये AC आया। और ये अब दूसरी तीसरी चीज ध्यान देना, दो पहला मैंने आपको क्या बताया कि ये डिस्टेंस आपका मॉड AB आपका मॉड x1 माइनस y1 है, और BC आपका मॉड x2 माइनस y2 है, और बैगनी कलर वाला जो आपका है वो ये है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तीसरी बात, इसी में आपको तीसरी मीट्रिक भी इंट्रोड्यूस करनी है। तो तीसरा में क्या है कि मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2 में से कोई तो एक बड़ा होगा, कोई तो एक बड़ा होगा ना। ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो वही एक बड़ा होगा। ठीक है, एक तो बड़ा होगा, कभी दूसरे को दोनों बराबर हो जाए तो कोई एक ले लोगे। तो सपोज आपको देखने में कौन बड़ा लग रहा है, जो तुमको लग रहा है प्रियांशु वही मान ले, रफ फिगर है ये, कौन बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है? क्योंकि कुछ मैं ऐसा बना दिया कि दोनों बराबर जैसा लग रहा है, बड़ा बेस वाला लग रहा है ना। मुझे भी लग रहा है, चश्मा लगाया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है। हाँ देखिए, तो कौन सा तीसरा कलर यूज किया जाए? काला। काला नहीं, ये लड़कियों वाला कलर अच्छा है, जो गुलाबी वाला। ठीक है, तो ये तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई जो है, अगर आप कह रहे हो कि दोनों में ये बड़ा है, ठीक है ये बड़ा है, तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई हमेशा, डी इन्फिनिटी एक्स वाई बाई डिफिनेशन क्या है, मैक्सिमम लेना है मॉड x1 माइनस वाई वन और x2 मॉड x2 माइनस वाई टू में से जो बड़ा होगा वही ले लोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा है तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई ये होगा, डी इन्फिनिटी एक्स वाई आपका ये है, डी इन्फिनिटी एक्स वाई ये है। ये एकदम साफ साफ बना लेना तीर से, डी इन्फिनिटी एक्स वाई एक ही फिगर में तीनों मीट्रिक आपको दिखाना है। ठीक है, और D2 ये जो लिखे हो, ये ये आपका क्या है, D2 ऑफ एक्स वाई ही तो है। देखो ये D2 ऑफ एक्स वाई ही है। ठीक है, D2 ऑफ एक्स वाई, तो D2 ऑफ एक्स वाई ये आपका है, एक ही फिगर में सब दिखा दोगे आप। D2 एक्स वाई क्या है, ये बैगनी कलर यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये D2 एक्स वाई है। डी इन्फिनिटी एक्स वाई क्या है, केवल ए बी, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ केवल ए बी, क्योंकि आप बोल रहे हो प्रियांशु, तुम बोल रहे हो कि ये बड़ा दिख रहा है सर दोनों में। अगर बड़ा आपको BC दिखता तो डी इन्फिनिटी एक्स वाई BC ले लेते। ठीक है, BC ले लेते, जिसको जो बड़ा दिख रहा हो, अलग अलग लोगों को जो जो इसमें से बड़ा होगा वही ले लेना है, डी इन्फिनिटी एक्स वाई। तो ये केवल लाइन आई, ठीक है, केवल ये AB लाइन, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, इसका और इसका, ए बी प्लस BC, ए बी प्लस BC सम, दोनों यानी ट्रायंगल के आधार और लंब का आप जो एडिशन लिख रहे हो, ए बी प्लस BC। ए बी प्लस BC, और ए बी प्लस BC तुम्हें बताओ क्या है, ए बी आपका मॉड x1 माइनस वाई वन, और BC क्या है आपका मॉड x2 माइनस वाई टू। और D1 की डिफिनीशन याद करो, ये है क्या जो लिखे हो, D1 XY ही तो है। ठीक है, D1 XY ही तो है, D1 XY अपने कॉपी में पलट के देखो, ये D1 XY ही है, D1 XY। मैं आज पूछ रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर पूछूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कौन D1 है, कौन D1 को शो कर रहा है, कौन D2 को शो कर रहा है, कौन D मैक्स को शो कर रहा है, आपको तुरंत मुझे बताना होगा। आज नहीं पूछूंगा, आज तो ताज़ा ताज़ा है, मैं 3 दिन बाद फिर पूछूंगा और बता नहीं पाओगे तुम लोग। ठीक है, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में आपको R2 के अंदर तीनों मीट्रिक दिख रही है, डी इन्फिनिटी एक्स वाई ये गुलाबी कलर वाला, ए बी, D1 एक्स वाई दोनों का सम ए बी प्लस BC। ठीक है, और D2 एक्स वाई AC, दैट इज नथिंग बट AC, D2 एक्स वाई इज नथिंग बट AC। और चूंकि तो D2 एक्स वाई आपका आ रहा है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, इसी वजह से D2 मैट्रिक को लोग पाइथागोरियन मीट्रिक भी बोल देते हैं, इसी वजह से पाइथागोरियन मीट्रिक बोल देते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग उतने ही साफ सुथरा बनाना, मैं बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन तब भी अपना कोशिश किया हूँ भरपूर, आप लोग सही सही बनाना। ठीक है।
R2 पे ये 3 तरह की मीट्रिक होती हैं। इसके अलावा अगर कोई मीट्रिक आई R2 पे, ये बात सुनना, ये आपके लेवल से ऊपर की है, बस सुन लो ऐसे। R2 पे ये 3 तरह की मीट्रिक होती हैं। इसके अलावा अगर कोई मीट्रिक आई, इसी में से किसी के इक्विवेलेंट होगा। इसी में से इक्विवेलेंट मतलब व्यवहारिक भाषा में समझ सकते हो, इसी में से किसी के बराबर होगा, व्यवहार रफली स्पीकिंग। इक्विवेलेंट का सेंस बहुत बड़ा है, लेकिन रफली स्पीकिंग अपने लेवल पे समझ लो कि R2 के ऊपर यही 3 मीट्रिक होंगे, D1, D2, D मैक्स। बाकी कोई भी मीट्रिक बनाओगे, इसी में से किसी के इक्विवेलेंट होगा, रफली स्पीकिंग की इसी में से किसी के बराबर होगा, इसी में से किसी के बराबर होगा। इसके हाँ, मैं पूछ रहा था ए बी और बी सी में से केवल, ठीक है। तो पहले तो सोचो, मैं तुमको रिस्ट्रिक्शन भी तो दे रहा हूँ, ए बी और बी सी में से कौन बड़ा है। हाँ, एसी इसलिए नहीं एसी इसलिए नहीं पूछे क्योंकि हमको मैक्सिमम इन दोनों का चाहिए, मैक्सिमम इन दोनों का चाहिए। और ये आपका ए बी है और ये आपका बी सी है। तुम इसका मतलब D1 D2 D इन्फिनिटी, पहले डिफिनीशन तुम लोग बार बार पढ़ो, D1 D2 D इन्फिनिटी की। कल हर आदमी तोते की तरह बताएगा D1 D2 D इन्फिनिटी का, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं पूछूंगा व्हाट इज D1, तोते की तरह रटा होना चाहिए, ठीक है। D1 D2 D इन्फिनिटी, ठीक है। कह रहा है ये क्यों नहीं लिए, ठीक है। इसलिए नहीं लिए कि उसका कोई जरूरत नहीं है D1 में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है D1 में, ठीक है, ठीक है। आर्यन ले लिए, अब जनरलाइज कर दिए, जो टू था उसको किसी भी नेचुरल नंबर से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। आर्यन एन टपिल का सेट x1 x2 xn, जहाँ सारे रियल नंबर है, x1 x2 xn सारे रियल नंबर है, सच दैट xi आर रियल नंबर, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। वो सारी मीट्रिक इस पे भी बन जाएंगी, आपको दिखाना नहीं है, आपसे जब भी पूछा जाएगा R2 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे D2 xy क्या होगा जल्दी बताओ प्रियांशु, और D1 xy क्या होगा। वो सारी मीट्रिक, क्योंकि R2 पे तो जनरलाइज करके आप Rn पे कर सकते हो, यानी कुछ भी हो। D1 xy क्या होगा और D इन्फिनिटी xy क्या होगा। अब मैं ये भी दे दे रहा हूँ तुमको, फॉर ऑल x आप जब आप मीट्रिक Rn पे बनाने जा रहे हो, इसका मतलब D2 आपका Rn क्रॉस Rn से R में मैप है। जब आप कह रहे हो कि Rn पे मीट्रिक है तो Rn क्रॉस Rn से R में है, ठीक। D1 भी आपका अगर मीट्रिक है Rn पे तो Rn क्रॉस Rn से R में मैप होगा। D इन्फिनिटी भी जब आपका Rn पे आप मीट्रिक कह रहे हो तो Rn क्रॉस Rn से R में होगा। हाँ, उनकी फंक्शनिंग अलग अलग होगी, मैपिंग अलग अलग होगी, वो आपको बताना है। तो जब आप एक्स वाई यहाँ पकड़ोगे Rn क्रॉस Rn में, तो आपका x खुद एन टपिल होगा, x खुद एन टपिल होगा, और y भी Rn का मेंबर है तो y खुद एन टपिल होगा। तो फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2 xn एंड y इक्वल टू y1 y2 yn बिलोंग्स टू Rn, Rn क्योंकि यहाँ R2 की जगह Rn है। तो D2 xy क्या होगा, सिर्फ प्रियांशु बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है तुमको, ठीक है, बताना है, बताना है। तुम जानते हो, तुमको बताना है। जब तुम बोलते हो तो आई एंजॉय, ठीक है, तुम बोलो, ठीक है, ठीक है। तो D2 ऑफ एक्स वाई क्या होगा, अंडर रूट, हाँ पहली बात तो बहुत सही बोले तुम, ठीक है, अंडर रूट, हाँ हूँ, हाँ एकदम सब इतना प्रिसाइज, जल्दी जल्दी थोड़ा बोलो, हाँ। तुम ही आए होते आज पढ़ाए होते, इतना बढ़िया जानते हो तुम मैथमेटिक्स, ठीक है। अब D1 xy क्या होगा, हाँ तो वही तो है जो बोले, मॉड ऑफ x1 माइनस, अब n तक चले जाओगे
x2 माइनस वाई टू प्लस डॉट 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 xn माइनस वाई एन। और डी इन्फिनिटी क्या होगा, सबका मॉड लेना है, x1 माइनस वाई वन का मॉड, x2 माइनस वाई कामा x2 माइनस वाई टू का मॉड, कामा डॉट 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 xn माइनस वाई एन का मॉड, और जो आया उसका मैक्सिमम, जो आया उसका मैक्सिमम। तो आर एन पे इस तरह से दिखेंगे डी टू डी एन डी इन्फिनिटी, आर टू से जनरलाइज कर लिए। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, जब भी वो पूछेंगे आर टू वाला ही पूछेंगे। तो अगर पूछता भी है तो सेम कॉपी पेस्ट करोगे, बस एन टपिल तक का रहेगा। मिन्कॉस्की इक्वलिटी इसमें भी यूज होगी, सारी बातें यूज होंगी, जैसे उसका आर्गुमेंट लिखे हो, जैसे वो आर्गुमेंट लिखे हो सारे, वैसे सेम आर्गुमेंट यहाँ भी होंगे। ये बड़ा प्यारा है तुम्हारी यूनिवर्सिटी वालों का, वैसे भी ये बहुत मेट्रिक स्पेस प्यारा मेट्रिक स्पेस है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वैसे सेट भी लिख सकते हो, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट define a function d from x क्रॉस x, x कोई भी नॉन एम्प्टी रैंडम सेट है, आर्बिट्रेरी सेट है, यहाँ कोई आर एन आर आर टू की बात नहीं कर रहे हो, x कोई भी सेट हो सकता है। अब डिफाइन ए फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r, जब ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मीट्रिक बनाने जा रहा हूँ, तभी ऐसा लिखूंगा हमेशा, का कोडोमेन हमेशा r होगा और x क्रॉस x से मैप होगा। बाई पी ऑफ एक्स वाई को केवल दो ही वैल्यू अलॉट करोगे, और वो वैल्यू फिक्स है, दो ही वैल्यू अलॉट करोगे। एक वैल्यू तो आप क्या अलॉट करोगे, दो ही वैल्यू अलॉट करना है डी एक्स वाई को, एक वैल्यू तो आपकी फिक्स होगी, वही होना था है, क्योंकि आपको पता है कि अगर x बराबर y हुआ तो डी एक्स वाई क्या होगा, मीट्रिक बना रहे। कुछ चीज़ें पहले आप सोच लो कि क्या क्या, हम नहीं तो डिफिनेशन रट के जाओगे, तुम लोग रट्टा मार के जाओगे। ये फंक्शन बना रहे हैं, इसको मीट्रिक बनाना, और मीट्रिक की एक कंडीशन में ये आता है कि अगर x बराबर y है तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब मैं कह रहा हूँ डी एक्स वाई केवल दो रियल नंबर अलॉट करना है, दो रियल नंबर अलॉट करना है, इसका मतलब एक तो जीरो होगा, तय बात है, एक तो जीरो होगा। डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, कब जीरो कब होगा, इफ x इक्वल टू वाई। और दूसरा, अगर x y के बराबर नहीं है, अब आपके टीचर रटवा देते हैं कि वन, लेकिन मेरा कहना है कि वन नहीं, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो, अल्फा, ठीक है, आप कभी भी वेरीफाई कोई भी रियल नंबर अल्फा ले सकते हो, ज़्यादातर वो लोग वन लेते हैं, ठीक है, कि अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो वन, और x इक्वल टू वाई है तो जीरो। मैं पहले भी बोला था कि डी एक्स वाई को केवल दो रियल नंबर अलॉट करना है, एक तो आपकी मजबूरी है जीरो लेना है, क्योंकि मीट्रिक दिखाने में जीरो आएगा, ठीक, दूसरा आपने वन ले लिया, और जीरो कब है, जब x और y बराबर है, और जीरो वन कब है, जब x y बराबर नहीं है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कोई भी एलिमेंट x क्रॉस x का लोगे, या तो दोनों बराबर होंगे या तो दोनों बराबर नहीं होंगे। थोड़ा ज्योमेट्री से देख लो, ये आपका x, ये आपका x, तो x क्रॉस x ऐसे दिखेगा, x क्रॉस x ऐसे दिखेगा। तो जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, ये डायगोनल ऐसे तो दिखेगा इसका, x क्रॉस x अगर बनाओगे, ठीक है, डायगोनल, तो जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, और यहाँ रियल लाइन बना लिया, ये आपकी रियल लाइन है, इसको आप ज्योमेट्री से भी मतलब फिगर बना के भी दे सकते हो। तो जो डी मैप है, जो ये डी मैप बनाए हो x क्रॉस x से, x क्रॉस x बनाओगे तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है, तो जो डी मैप है x क्रॉस x से, इस लाइन पे जितने भी एलिमेंट आएंगे उस पे डायगोनल कर रहा हूँ, उस पे दोनों एंट्री बराबर होंगे, इस लाइन पे हमेशा y बराबर x होगा ना, ठीक है, y बराबर x, तो ये पूरी यहाँ जीरो लिख लो और यहाँ वन, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपका मैप होगा इस डी के द्वारा। अब लाइन तो है नहीं, लाइन सेगमेंट में लिखा हूँ, ये आगे भी जा रहा होगा, आगे इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, वो मैप होगा इस लाइन पे जो पॉइंट है, इस लाइन पे जो पॉइंट हो सब मैप होगा जीरो पे, सब जीरो पे। और इस लाइन के अलावा जो पॉइंट होंगे, जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, इस लाइन के अलावा जो पॉइंट होंगे, जो पॉइंट होंगे, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे जहाँ हो, ठीक है, चाहे जहाँ हो, चाहे जहाँ हो, वो सब कहाँ जाएंगे,
इसके अलावा दो ही जगह मैप कर सकते हो। तो x बराबर y अगर तो वही है, और x बराबर y वाले सारे इसी लाइन पे आएंगे, x बराबर y वाले सारे इसी लाइन पे आएंगे, वो जीरो पे जाएंगे। बाकी इस लाइन के अलावा जो पॉइंट होंगे वो सब के सब कहाँ मैप होंगे, वन पे। ये भी वन पे आएगा, ये भी वन पे आएगा, सब के सब वन पे आएंगे, सब के सब वन पे आएंगे, सब के सब। तो माई क्लेम इज दैट जो ये फंक्शन बनाए हो ये मीट्रिक होगा, ये मीट्रिक होगा। तो सो दैट, दिखा नहीं पाओगे, कोशिश करना, सो दैट डी इज ए मीट्रिक ऑन एक्स। तीनों प्रॉपर्टी चेक करना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेन है, बाकी दो चेक कर ले जाओगे, ठीक है। सो दैट डी इज मीट्रिक ऑन एक्स, और इस मीट्रिक को लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। दिस मीट्रिक इज नोन एज डिस्क्रीट इन द सेंस कि केवल दो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, 0 और 1 डिस्क्रीट वैल्यू है ना, ठीक है। तो दिस मीट्रिक इज नोन एज दिस मीट्रिक इज नोन एज दिस मीट्रिक इज नोन एज discrete metric, discrete metric on x, discrete metric on x। पहले मेट्रिक दिखाने के लिए आपको तीनों बातें दिखानी होंगी। पहले ये फंक्शन की डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। इस डायगोनल के सारे एलिमेंट जब x बराबर y होगा तो सारे जीरो पे जाएंगे, और x नॉट इक्वल टू y होगा तो सारे वन पे जाएंगे, ठीक है। तो इस ये एक मीट्रिक होगा, ये आपको दिखाना है, मैं ही दिखा दे रहा हूँ अभी। और इस मीट्रिक को बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, यानी डिस्क्रीट मीट्रिक जेड पे भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे भी हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर पे भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर पे भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो वन बाय वन में जल्दी जल्दी दिखा देना, बहुत सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेन है। अगर आपको मीट्रिक दिखाना है जो एक्सरसाइज दिया तो मैं ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप पे भरोसा है नहीं मुझे, कर छोड़ दोगे तुम लोग, और ये एग्जाम में पूछा जाता है आप तो। अगर आपको दिखाना है ये मीट्रिक, तो पहली बात आपको दिखाना होगा कि डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो दिख रहा है बाय डिफिनीशन ऑफ डी। दो बातें तो एकदम क्लियर है डिफिनीशन से ही। बाय डिफिनीशन ऑफ डी, डी एक्स वाई या तो जीरो है या तो वन है, दो ही तो वैल्यू है, ठीक है। डी एक्स वाई या तो जीरो है या तो वन है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, या तो जीरो या तो वन। तो वन भी जीरो से बड़ा है और जीरो जीरो से है, तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। जब वन होगा तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो होगा तो इक्वल टू जीरो होगा। एंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली, ये भी डिफिनीशन से स्पष्ट है, सब ये डिफिनीशन से लिखा गया है। बाय डिफिनीशन ऑफ, डिफिनीशन में लिखा गया कि डी एक्स वाई जीरो है कब, जब एक्स बराबर वाई है, एक्स बराबर वाई। तो पहली जो मीट्रिक की शर्त है वो तो डिफिनीशन में ही छिपी थी, वहीं से पहली मीट्रिक की शर्त पूरी हो गई। सेकंड वन, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब केस वन, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। केस वन, या तो एक्स वाई के बराबर होगा, ठीक है, या तो एक्स वाई के बराबर होगा। कोई भी रैंडम से बात करो, अगर एक्स में एलिमेंट ले, या तो एक्स वाई के बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी होगी। तो केस वन, अगर एक्स बराबर वाई है, एक्स बराबर वाई है, देन डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा। डिफिनीशन आप बोला करो, डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर x बराबर y है तो डी एक्स वाई जीरो होगा, और x बराबर y है तो y बराबर x भी तो है, ठीक है, y बराबर x भी, इसका मतलब वो भी जीरो आएगा, डी वाई एक्स। इसका मतलब डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर, सिमेट्रिसिटी दिख रही है, ठीक है। अगर x बराबर y है तब भी डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स है, और अगर बराबर नहीं है दूसरी पॉसिबिलिटी, केस टू, कि अगर x नॉट इक्वल टू y, देन डी एक्स, अगर डिफिनीशन डी की डिफिनीशन में जाओ, सब डिफिनीशन में डी एक्स, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं तो डी एक्स वाई क्या होगा, वन, ठीक है। और अगर एक्स वाई के बराबर नहीं, इसका मतलब वाई भी एक्स के बराबर नहीं है, तो मीन्स डी वाई एक्स भी आपका वन होगा। इस केस में भी दोनों बराबर हो रहे हैं, केस में भी दोनों बराबर हो रहे हैं। हेंस डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन एक्स, सिमेट्रिसिटी हो गई।
ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेट एक्स वाई जेड इन, जब भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाना होगा तो 3 एलिमेंट लेके चलोगे, लेट एक्स वाई जेड इन एक्स। अब हमारा टारगेट है, टारगेट अपना पहले क्लियर कर लो, क्या दिखाना है, डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ये हमको दिखाना है। जब ये दिखाओगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो जाएगी वैलिड। अब आप ये बार बार ध्यान रखना, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी जेड वाई, इनकी वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 0 या तो 1, बाय डिफिनीशन ऑफ डी, बाय डिफिनीशन ऑफ या तो 0 या तो 1। तो केस फर्स्ट, या केस मत डालो, ऐसे सीधे लिख दो, इफ एटलीस्ट, इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लोग इतना भयानक प्रूफ किए, कुमरेशन ने भी इतना भयानक प्रूफ कर दिया कि आप घबरा जाओगे, ठीक है। आप उनकी किताब में देखोगे तो 1-2 पन्ना का प्रूफ कर दिए हैं। इफ एटलीस्ट 1 ऑफ डी एक्स जेड एंड डी जेड वाई इज 1, दो ही बातें हो सकती हैं, 0 या तो 1। मैं क्या मान रहा हूँ कि एक भी इसमें से अगर 1 हुआ, हो सकता है दोनों 1 हो जाए, हो सकता है एटलीस्ट, मतलब समझते हो ना, कि हो सकता है आपका डी एक्स जेड भी 1 हो जाए, डी जेड वाई भी, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए 1। तो एटलीस्ट 1 ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी, एटलीस्ट 1 ऑफ डी एक्स जेड एंड डी जेड वाई इज 1। इस लैंग्वेज को समझना कि डी एक्स जेड डी जेड वाई में से कम एक 1 होगा, अधिकतम दोनों आपके 1 हो सकते हैं। इसका मतलब डी एक्स जेड प्लस सो, या इफ के साथ लिख रहे हो देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ग्रेटर आर इक्वल टू क्या लिखोगे, हाँ 1, बिल्कुल करेक्ट 1। क्योंकि अगर सपोज ये 1 हुआ और ये 0 है तो 1 बराबर 1 बना रहेगा, ठीक है। अगर ये 1 हुआ ये 0 है तब भी 1 बराबर 1 बना रहेगा, अगर ये 1 है ये 0 है, ठीक है, तब भी 1 बराबर 1 बन रहा रहेगा, और दोनों 1 है तब तो 2 1 से बड़ा ही है। तो जब आप कह रहे हो कि एक अगर इसमें से 1 है तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आपका हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एंड डी एक्स वाई जो होगा, डी एक्स वाई वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अपनी डिफिनीशन में जाओ, डी एक्स वाई या तो 0 है या तो 1 है, इसका मतलब डी एक्स वाई हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। तो डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू 1। अब इन दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ मिला दो, दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ मिला दो, तो सो ट्रायंगल इनइक्वलिटी पहले केस में खत्म हो गया, जब अगर एक उसमें से, तो डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, देखो यहां ध्यान से, डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड 1 इधर से देखो 1 इज लेस आर इक्वल टू दिस, 1 इज लेस आर इक्वल टू दिस। तो इसका इसके साथ क्या संबंध होगा, डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू दिस, तो इसका इसके साथ क्या संबंध होगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है, ठीक है। तो पहले केस में अगर एक भी उसमें से 1 हुआ तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है आपकी, डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि डी एक्स वाई 1 से लेस आर इक्वल है और 1 इससे लेस आर इक्वल है, तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी से डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू हो जाएगा इससे, डी एक्स वाई। जिसको न समझ में आया, जिनको लगता है कि हम एकदम गधे हैं, तो वो लिखें अपना डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू 1 और 1 लेस आर इक्वल टू, ये यूज करो, 1 लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। जिनको एकदम कुछ नहीं दिखता उगता है तो ये लिखे, फिर इसका इसके साथ रिलेशन आपको दिख रहा होगा, दिस इज, ठीक है। आपके पास तरीके हैं, जैसे मन गए वैसे देखिए, लेकिन मुझे लगता है आप सेकेंड ईयर में चले गए तो थोड़ी बुद्धि आपकी बढ़नी चाहिए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आप कह रहे हो कि एटलीस्ट उसमें से एक 1 है, तो दूसरा केस अपोजिट, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप कह रहे हो कि एटलीस्ट उसमें से एक 1 है, तो अदर वे अराउंड दूसरा केस क्या बनेगा, हाँ, मतलब उसमें से कम एक 1 है, इसका मतलब दोनों 1 न हो, ये तो मतलब हुआ एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज 1, उसका निगेशन क्या होगा, नन ऑफ देम इज 1, नन ऑफ देम इज 1। assume that none of them is 1, और none of them का मतलब क्या, डी एक्स जेड डी जेड वाई, डी एक्स जेड डी जेड वाई।
तो assume that दूसरा केस यही बचेगा, एक वो हो गया तो दूसरा यही बचेगा, तो assume that none of them is 1. That means that is dxz भी आपका 1 नहीं है एंड dzy भी आपका 1 नहीं है. अब आप बताओ, अगर dxz 1 नहीं है, dzy 1 नहीं है, तो dxz dzy क्या होंगे? 0 होंगे. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा. तो दिस इंप्लाइज dxz अगर 1 नहीं है तो पक्का 0 ही होगा, एक तो होगा ही होगा. ठीक है, या तो 1 या तो 0. आप कह रहे हो 1 नहीं है तो 0 होना ही पड़ेगा. एंड dzy अगर 1 नहीं है तो ये भी 0 होगा. बाय डिफिनीशन ऑफ डी, सिर्फ डिफिनीशन लगा रहे हो डी की, बाय डिफिनीशन ऑफ डी. एंड दिस इंप्लाइज अगर dxz 0 के बराबर मीन्स x बराबर z, और dzy अगर 0 के बराबर तो z बराबर y. दिस इंप्लाइज x बराबर y. अगर x z के बराबर और z y के बराबर तो x बराबर y, और अगर x बराबर y हुआ तो dxy क्या होगा? 0. dxy बराबर 0. नाउ ये लिख ही सकते हो 0 लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 0. इसमें भी किसी को डाउट है? 0 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 0, और 0 की जगह लिख दिया दैट इज, इस 0 की जगह लिख दिया dxy. इस 0 की जगह dxy लेस आर इक्वल टू इस 0 की जगह dxz, क्योंकि dxz भी 0 है तो इस 0 की जगह dxz, और dzy भी 0 है तो इस 0 की जगह dzy. दूसरे केस में भी आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वैलिड है. तो आपका पूरा सवाल मैंने सॉल्व कर दिया. अब आप लोग पढ़िएगा इसको, फिर बात करते हैं जब भी मौका. फोन ऑन मैसेज ऐसे ज़्यादा मत करना, मैं अपने टाइम पे पढ़ाने आ जाऊँगा. ठीक है.